एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहां यूरी रोते हुए कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी उसके सामने प्रोसिक्यूटर मा गैंग यूके आ जाता है। उसे देखते ही वो रोते हुए कहती है, प्रोसिक्यूटर मा गैंग यूके, मेरी वजह से आप मर गए और भूत बनकर मुझसे मिलने आ गए। गैंग यूके तुरंत जवाब देता है, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर यूरी हैरान रह जाती है और पूछती है, लेकिन मैंने तो आपको साफ देखा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि गैंग यूके का दिल कुछ समय के लिए धड़कना बंद हो गया था। डॉक्टर तुरंत डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं और उसे शॉक देने के बाद उनमें से एक डॉक्टर कहता है, ये काम कर गया, इसकी पल्स वापस आ गई है। यूरी को अब भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो पूछती है, क्या आप सच में जिंदा हैं? गैंग यूके जवाब देता है, हाँ मैं जिंदा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? ये सुनकर यूरी राहत की सांस लेती है और मानती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी समय इन्वेस्टिगेटर गोपिल डोंग वहां पहुंचता है और गैंग यूके से कहता है कि डॉक्टरों को अभी उसके कुछ और टेस्ट करने हैं। इसके बाद ये चर्चा होती है कि रात में अस्पताल में उसके साथ कौन रुकेगा। आखिरकार सोन ह्योंग मिन और गोपिल डोंग फैसला करते हैं कि यूरी ही गैंग यूके के साथ अस्पताल में रुकेगी और उससे कहते हैं कि वो उसका अच्छी तरह ख्याल रखे। सीटी स्कैन के बाद नर्स गैंग यूके से कहती है कि वो अपने शरीर से कॉन्ट्रास्ट डाई बाहर निकालने के लिए खूब पानी पिए। फिर वो उसे बताती है कि उसे रात भर अस्पताल में ही रहना होगा। जैसे ही गैंग यूके इमेजिंग रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि अस्पताल के कई भूत उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर यूरी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन भूतों को उससे दूर रखती है। वो समझाती है कि सुबह होने तक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, इसलिए उसे अभी भी उसकी रक्षा करनी होगी। अपने अस्पताल के कमरे में वापस आने के बाद यूरी गैंग यूके से कहती है कि उसने सभी भूतों को मना दिया है कि वे कमरे के अंदर न आए। अगर उन्हें सच में किसी से बात करनी है तो वे उसके पास आ सकते हैं। गैंग यूके सोचता है कि शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही जश्न मना लिया था। लेकिन यूरी कहती है कि जो होना तय था वो किसी भी हालत में होकर ही रहता। इसके बाद गैंग यूके यूरी से पूछता है कि पाक सेउंग जे ने उसका अपहरण क्यों किया था। यूरी कहती है कि उसे लगता है उसने उसके भूतों को देखने वाले राज का पता लगा लिया था, लेकिन वो यह नहीं बताती कि कैसे, क्योंकि यह उसके परिवार से जुड़ा मामला है। इसके बाद यूरी पूछती है कि गैंग यूके उसे ढूंढने में कैसे कामयाब हुआ। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक भूत उसके बाथरूम के शीशे पर फाइंड मी लिख देता है और उसी सुराग की मदद से गैंग यूके यूरी की लोकेशन तक पहुंच जाता है। उस रात देर से गैंग यूके की नींद तेज सिरदर्द के कारण खुल जाती है। उसकी नजर सोफे पर सो रही यूरी पर पड़ती है और उसे याद आता है कि वो बार बार खुद को उसकी हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो चुपचाप उसके ऊपर पड़ी चादर ठीक करता है और बड़े प्यार से उसके चेहरे पर आई बालों की लट हटा देता है। तभी यूरी की आंख खुल जाती है। अगली सुबह दोनों साथ में अस्पताल से बाहर निकलते हैं। यूरी कहती है कि उसने खुद उसकी सभी टेस्ट रिपोर्ट देख ली है, इसलिए अब उसे काफी राहत महसूस हो रही है। गैंग यूके कहता है कि शायद आज पहला दिन होगा जब उसे अब भूत दिखाई नहीं देंगे। ये सुनकर यूरी उसे बधाई देती है कि आखिरकार वो फिर से एक सामान्य जिंदगी जी सकेगा। लेकिन गैंग यूके कहता है कि उसे अपराध बोध हो रहा है क्योंकि इस किस्मत से केवल वही बच पाया है। इस पर यूरी उसे समझाती है कि उसे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम उन दोनों में से एक तो अब सामान्य जीवन जी सकता है। जैसे ही गैंग यूके उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, यूरी पीछे हट जाती है और कहती है कि अब वे एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकते। वो कहती है कि अब उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद वो हर चीज के लिए उसका धन्यवाद करती है, अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच पाक सेउंग जे हारी को फोन करता है। हारी साफ शब्दों में कहती है कि उसने कभी भी उसे यूरी का अपहरण करने का आदेश नहीं दिया था और उसे चेतावनी देती है कि वो दोबारा कभी उससे संपर्क न करे। बाद में जेल में पाक सेउंग जे को बताया जाता है कि अब उसका पिता भी उसकी कोई मदद नहीं करेगा। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ऑफिस में ह्योंग मिन गैंग यूके को एक न्यूज आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पाक सेउंग जे ने रेना होटल की सीईओ चोई यूरी का अपहरण किया था और इस मामले के पीछे की असली वजह की अभी भी जांच चल रही है। ये खबर देखते ही गैंग यूके तुरंत रेना होटल के लिए निकल जाता है। रेना होटल के बाहर रिपोर्टरों ने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा होता है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कांग मिन हवान वहां पहुंचता है और मीडिया को चेतावनी देता है कि रेना होटल किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा जो झूठी जानकारी फैलाएगा या बिना अनुमति के तस्वीरें प्रकाशित करेगा। कुछ ही देर बाद यूरी होटल पहुंचती है। मिन हवान उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद दोनों साथ में होटल के अंदर चले जाते हैं।
थोड़ी देर बाद यूरी की दादी भी वहाँ पहुँचती है। अपनी पोती की चिंता करते हुए वो उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देती है, लेकिन यूरी कहती है कि उसे विदेश मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण निरीक्षण में शामिल होना ही होगा। इस पर उसकी दादी वादा करती है कि पाक सेung-जे और उसके पिता दोनों को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद में यूरी हारी का सामना करती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो जेल में पाक सेung-जे से मिलने गई थी। हारी जोर देकर कहती है कि वो सिर्फ इसलिए उससे मिलने गई थी क्योंकि उसने उससे बहुत विनती की थी। इस पर यूरी उसे चेतावनी देती है कि एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और वो यह न सोचे कि वो इस मामले को यूं ही छोड़ देगी। इसके बाद कांग मिन हवान यूरी से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी कंपनी सियोल के एक बड़े रिजॉर्ट का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। फिर वो उसे हियोन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित होने वाली एक विशेष प्रदर्शनी में चलने का निमंत्रण देता है। दूसरी तरफ गांग-वूक अब तक इस्तेमाल किए जा रहे सभी धार्मिक ताबीज और प्रतीकों को समेट कर रख देता है। जब ह्योंग-मिन उससे पूछता है कि क्या उसने आखिरकार कोई धर्म चुन लिया है, तो गांग-वूक मजाक में जवाब देता है कि वो फिर से बिना किसी धर्म वाला इंसान बन गया है। कुछ ही समय बाद एक नई लाश बरामद होती है। क्राइम सीन पर गांग-वूक को एक परिचित दस्ताने मिलते हैं जो उसे यूरी की याद दिला देते हैं और वो गहरी सोच में डूब जाता है। उधर घर लौटने के बाद यूरी अपने भीगे हुए कपड़े बदलती है, अपने लिए एक कप कॉफी बनाती है और गांग-वूक के बारे में सोचती ही रहती है। अगले दिन प्रोसिक्यूशन ऑफिस में लंच के दौरान गांग-वूक दूसरे प्रोसिक्यूटर्स को ये चर्चा करते हुए सुनता है कि रेना होटल पर एक स्लश फंड चलाने के आरोप लगे हुए हैं। उधर होटल में यूरी अपनी आंटी को एक प्रभावशाली महिला से मिलते हुए देखती है। वो जनरल मैनेजर से पूछती है कि होटल में लगी हुई कलाकृतियाँ कहाँ से आती हैं। तब उसे पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर इयॉन फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। बाद में यूरी एक इंटरव्यू देखती है जिसमें इयॉन फाउंडेशन की डायरेक्टर 300 साल पुराने एक प्रेम पत्र का परिचय देती है। डायरेक्टर बताती है कि हिंसा और नफरत से भरी इस दुनिया में वो लोगों को सच्चे प्यार की याद दिलाना चाहती थी। उसी समय गांग-वूक प्रोसिक्यूटर इम सेओ-ह्योन से रेना होटल के स्लश फंड के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो कहती है कि वो तभी कुछ बताएगी जब गांग-वूक उसके साथ हियोन म्यूजियम ऑफ आर्ट चलेगा। मजबूर होकर वो उसकी बात मान लेता है। म्यूजियम पहुंचने पर डायरेक्टर उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। थोड़ी ही देर बाद यूरी कांग मिन हवान के साथ वहां पहुंचती है। गांग-वूक और यूरी कई बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। आखिरकार म्यूजियम की डायरेक्टर सदियों पुराने उस प्रेम पत्र का अनावरण करती है, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले केस खोला जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए लगा कांच अचानक टूट जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी मेहमान घबरा जाते हैं और अनावरण समारोह तुरंत रद्द कर दिया जाता है। म्यूजियम की घटना के बाद प्रोसिक्यूटर मा गांग-वूक और प्रोसिक्यूटर इम सेओ-ह्योन बाहर निकलते हैं। तभी गांग-वूक अचानक रुक जाता है। जब सेओ-ह्योन पूछती है क्या आप नहीं आ रहे, तो वो बहाना बनाकर कहता है मुझे कहीं जाना है। जब वो साथ चलने की बात करती है तो वो कहता है नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये कहकर वो वापस म्यूजियम के अंदर चला जाता है। उधर कांग मिन हवान यूरी से कहता है कि उसे अपनी माँ के कहने पर किसी से मिलना है और वो थोड़ी देर में लौट आएगा। यूरी अकेले म्यूजियम देखने लगती है। इसी बीच म्यूजियम की डायरेक्टर अनवीलिंग में हुई घटना पर गुस्से में होती है। तभी कांग मिन हवान उनसे मिलने आता है और वो उसे भरोसा दिलाती है कि जल्द ही दोबारा अनवीलिंग की जाएगी। गैलरी में घूमते हुए यूरी की मुलाकात गांग-वूक से होती है। कुछ बातें करने के बाद जब यूरी जाने लगती है तो गांग-वूक उसे रोककर मजाक में कहता है कि उसे अब भी भूत दिखाई देते हैं और वो बहुत परेशान है। यूरी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे परखने के लिए पूछती है क्या तुम्हें यहाँ हमारे साथ खड़ा भूत भी दिख रहा है। गांग-वूक घबरा जाता है, लेकिन आसपास लगे एक हैंबॉक वाले पोर्ट्रेट को देखकर कहता है हाँ, उसने पारंपरिक कोरियाई हैंबॉक पहना हुआ है। जब यूरी उसे और बताने को कहती है तो गांग-वूक एक जेड बिन्यू हियपिन को देखकर कहता है उसने जेड बिन्यू लगाया हुआ है और वो बहुत शालीन दिख रहा है। यूरी गांग-वूक की परीक्षा लेते हुए पूछती है क्या उसकी एक आंख के नीचे छोटा सा काला तिल है। गांग-वूक तुरंत हाँ कह देता है। फिर यूरी पूछती है और क्या उसके मुंह में चाकू है। अपनी बात पर टिके रहने के लिए गांग-वूक इस बार भी हाँ कह देता है। ये सुनते ही यूरी हंस पड़ती है और कहती है कि वो बहुत बुरा झूठ बोलता है। शर्मिंदा होकर गांग-वूक मान लेता है कि वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था और बताता है कि उसने म्यूजियम के पोर्ट्रेट्स और वहाँ के ऐतिहासिक माहौल को देखकर ये सब कहा था। तब यूरी सच्चाई बताती है कि वहाँ किसी औरत का नहीं बल्कि एक आदमी का भूत है। ये सुनकर गांग-वूक घबरा जाता है और पूछता है क्या सच में मेरे बगल में भूत खड़ा है।
जब यूरी हाँ कहती है तो वो तुरंत डरकर उसके पीछे छिप जाता है। इसके बाद वो यूरी को साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव देता है और कहता है तुम मरे हुए लोगों को संभालो, मैं जिंदा लोगों को संभालूंगा। आखिर मैं कोल्ड केस यूनिट में हूँ। तभी कांग मिन हवान वहाँ आ जाता है। जाने से पहले गांगुक यूरी से कहता है इसके बारे में सोच लेना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ यूरी बार बार गांगुक के साथ मिलकर काम करने वाले प्रस्ताव के बारे में सोचती रहती है। साथ ही उसे म्यूजियम में दिखा रहस्यमयी भूत भी याद आता है। उधर हारी की माँ योन म्यूजियम ऑफ आर्ट की डायरेक्टर से एक और बेशकीमती कलाकृति खरीदने को लेकर बात कर रही होती है। तभी कांग मिन हवान का फोन आता है, जिसे सुनकर हारी की माँ हैरान रह जाती है। बाद में यूरी दोबारा म्यूजियम पहुंचती है, जहां डायरेक्टर उसका स्वागत करती है। प्राचीन प्रेम पत्र की जांच करते हुए यूरी को पता चलता है कि वो प्रिंस गांगप्योक के ताबूत के अंदर मिला था। डायरेक्टर बताती है कि प्रिंस गांगप्योक एक कोर्टिसन से प्रेम करता था और उसने उसे अपनी दूसरी पत्नी बना लिया था। इसके बाद वो हवांग ग्योगडांग की कहानी सुनाती है, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। ये सुनकर यूरी चुपचाप उस रहस्यमयी भूत की ओर देखने लगती है, मानो उसे एहसास हो गया हो कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी है। इस बीच गांगुक प्रोसिक्यूटर इम सियो ह्योन से रीना होटल के मामले के बारे में पूछता है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, फिलहाल ये सिर्फ एक अफवाह है। प्रोसिक्यूटर इम सियो ह्योन गांगुक को वो जानकारी देती है जिसकी उसे तलाश थी। वो बताती है कि एक प्रोसिक्यूटर विदेश से एक बेहद महंगी पेंटिंग खरीद कर लाया था, लेकिन उसके कोरिया में आने का कोई कस्टम रिकॉर्ड नहीं मिला। क्योंकि वो पेंटिंग चीफ प्रोसिक्यूटर ओह कांग ने खरीदी थी, जिसकी बहन रीना होटल्स की डायरेक्टर है, इसलिए गांगुक को शक होने लगता है कि रीना होटल में मनी लॉन्ड्रिंग या रिश्वतखोरी का मामला हो सकता है। इसी बीच एक न्यूज आर्टिकल सामने आता है, जिसमें चेओन यूरी और कांग मिन हवान के साथ एक ऑफिशियल इवेंट में शामिल होने की खबर छपती है, जिससे दोनों के डेटिंग रूमर्स फैल जाते हैं। गांगुक ये खबर देखकर साफ तौर पर जलन महसूस करता है। दूसरी तरफ यूरी अपनी दादी से इन अफवाहों के बारे में बात करती है, लेकिन उसकी दादी बताती है कि इस खबर से रीना के शेयर 13% बढ़ गए हैं और वो चाहती है कि यूरी मिन हवान को एक मौका दे। बाद में हारी भी यूरी से इस रिश्ते को लेकर सवाल करती है, लेकिन यूरी गुस्से में उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई यूरी की नजर उस रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जहां वो एक बार गांगुक के साथ खाना खा चुकी थी। तभी वो गांगुक को अपने साथियों के साथ देखती है। तभी प्रोसिक्यूटर इम सियो ह्योन आकर गांगुक का बाजू पकड़ लेती है। ये देखकर ट्रैफिक सिग्नल हरा होते ही यूरी चुपचाप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर वहां से चली जाती है। उस रात यूरी उन भूतों में से सबसे जरूरी कहानी सुनती है, जिसमें एक लड़की को पहाड़ों में दुर्लभ फूल दिखाने के बहाने ले जाकर रिंच से मार दिया गया था। जब कातिल दोबारा वहां आता है तो यूरी उसका सामना करती है। वो उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन तभी गांगुक समय पर पहुंच जाता है। दोनों मिलकर कातिल को पकड़ लेते हैं और पुलिस आकर लड़की की लाश बरामद कर लेती है। इसके बाद गांगुक यूरी को अकेले पहाड़ पर जाने के लिए डांटता है, जबकि यूरी उसके फ्लाइंग किक मिस करने का मजाक उड़ाती है। गांगुक मानता है कि वो कई दिनों से सिर्फ इस उम्मीद में देर रात तक काम कर रहा था कि अगर यूरी को उसकी जरूरत पड़े तो वो उसकी मदद कर सके। आखिरकार गांगुक यूरी से पूछ ही लेता है कि क्या कांग मिन हवान के साथ उसके डेटिंग रूमर्स सच हैं। यूरी बताती है कि वो खबर पूरी तरह झूठी है और उल्टा पूछती है कि जब उसने उसे म्यूजियम में दूसरी महिला के साथ देखा था तो फिर वो क्यों पूछ रहा है। गांगुक तुरंत सफाई देता है कि इम सियो ह्योन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और दोनों के बीच उतनी ही दूरी है जितनी धरती और चांद के बीच। यूरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी वापस मोड़कर गांगुक के पास आती है और कहती है, तुमने कहा था कि तुम कोल्ड केस संभालते हो, तो क्या हम 300 साल पुराने एक कोल्ड केस को साथ मिलकर सुलझाएं? गांगुक मुस्कुराकर तुरंत हाँ कह देता है। इसी के साथ दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं और एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है।